वेक अप डिटरमाइंड, गो टू बेड सेटिस्फाइड। बहुत बड़े शब्द हैं गाइस। सुबह उठो, अपने काम पे लग जाओ, जो आपने टारगेट सेट किया है वो टारगेट को फिनिश करो। देखना रात में जब आप अपने बेड में जाओगे तो आपको एक सेटिस्फैक्शन फील होगा कि हाँ, आज पूरे दिन जो आपने मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, उससे आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इसी प्रकार से करो, उठने के बाद पूरे दिन जो है वो अपने टारगेट को फिनिश करने में लग जाओ और देखना रात में सोने से पहले आपको मजा आ जाएगा। तो इसी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। लाइक का टारगेट 300 लाइक्स का टारगेट है, फटाफट लाइक का बटन हिट कर दीजिए गाइस। और खबरी पॉडकास्ट आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पर। तो वहां पर आप डाउनलोड कर लीजिएगा खबरी पॉडकास्ट को। इस खबरी पॉडकास्ट में डेली ऑडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। यहां पर खबरी पॉडकास्ट में आपको झा सर एकेडमी सर्च करना है, वहां पर डेली ऑडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, 25 फरवरी 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का ये लेक्चर है। जो भी स्टूडेंट्स आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको बता दूं मैं गाइस कि आपको रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करना है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की कर रहे हो या स्टेट सिविल सर्विसेज की कर रहे हो, और अगर आप रेगुलरली फॉलो करोगे तो आपको कहीं और से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी। फुल फ्लेज तैयारी मैं यहां पर आपकी करंट अफेयर्स की करवाता हूं। और रेगुलर लेक्चर्स को देखना और लेक्चर्स में मैं आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराता हूं उनको रिलीजियसली फॉलो करना। अगर आप ये चीज सिर्फ कर लोगे तो आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन के प्रूफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर देख सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले मैंने जो भी टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने। आप बाकायदा प्रूफ को चेक करिए। और सेम ऐसे ही स्टेट सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपीपीसीएस के प्रूफ को भी आप चेक कर सकते हैं, राइट। और आज कौन से टॉपिक्स अपन कवर करने जा रहे हैं तो उसके बारे में चर्चा करें। तो पेपर 1 से रिलेटेड आज कोई टॉपिक नहीं है, डायरेक्टली पेपर 2 के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उथुरु तील्हा फाल्गु, यूटीएफ, ये क्या है इसको समझेंगे। अभी रिसेंटली हमने देखा कि केरला सरकार ने यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया था, तो उसको अभी इन्होंने खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। तो उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई के अंदर एक अमेंडमेंट है और उससे रिलेटेड हमें इशू देखने को मिल रहा है, यानी कि आरटीआई का अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो है उससे रिलेटेड एक इशू है, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम क्या है इसकी बात करेंगे। पुडुचेरी के अंदर कांग्रेस की सरकार गिर गई है, तो फिर अब क्या होने वाला है पुडुचेरी के अंदर, तो उसका एक आइडिया मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा पेपर 3 के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। जोलजेंस्मा जीन थेरेपी, काफी इंपॉर्टेंट ये थेरेपी है, तो इसके बारे में जरूर, मतलब इंटरेस्टिंग है काफी, इसके बारे में आप सुनिएगा, आपको मजा आएगा। स्किल डेवलपमेंट सेंटर एसडीसी फायर सेफ्टी ट्रेनिंग का हमें ये देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसके बारे में बात करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को। तो इतने टॉपिक्स हैं आज के जो आज कवर करने जा रहे हैं अपन। तो उससे पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप करंट अफेयर्स का पेड पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज पर मंथ की इसकी फीस है। इसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, आपको हैंडआउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है पीडीएफ्स का रिवीजन के लिए, और आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में है, तो इसको आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और पेड पैकेज से रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझे फेसबुक पर कांटेक्ट करके वहां पर मैसेज कर सकते हैं। कमलाक्ष झा मेरा नाम है, वहां पर आप फेसबुक पर मुझे सर्च कर लीजिएगा। और या फिर मेरा नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, 9713282838, ये मेरा नंबर है। ध्यान रहे, इस नंबर पर कॉल मत करना, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। और टेलीग्राम का अपना एक डिस्कशन ग्रुप भी है और चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो चलो समय ना वेस्ट करते, फटाफट लेक्चर को शुरू करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे पेपर 2 के टॉपिक से। उथरू थीला फालू की यहां पर बात हो रही है। तो उथरू थीला फालू का ये टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिल रहा है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उथरू थीला फालू कहां पर है। तो आपको मालदीव्स पता होना चाहिए कि मालदीव्स के अंदर ये उथरू थीला फालू हम लोग को देखने को मिलता है। इंडिया ने मालदीव्स के साथ एक एग्रीमेंट अभी रिसेंटली साइन किया है। इस एग्रीमेंट के थ्रू बताया जा रहा है कि जो मालदीव्स के राष्ट्रीय रक्षा बल कोस्ट गार्ड हार्बर जो है, नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्बर जो हम लोग को मालदीव्स का देखने को मिलता है, और ये जो हार्बर है ये कहां पर है, सिर्फ वारू उथरू थीला फालू में, यूटीएफ में, सिर्फ वारू यूटीएफ में है ये। तो ये यूटीएफ जो है ये एक लोकेशन है मालदीव्स के अंदर, और यहां पर हम लोग जो है वो डेवलप करने वाले हैं इनके हार्बर को। 2013 में
मालदीवी रक्षा बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार से किए गए अनुरोध का यह हिस्सा है। मालदीवियन जो गवर्नमेंट है, मालदीवियन गवर्नमेंट, उन्होंने अप्रैल 2013 में इंडियन गवर्नमेंट से जो है वो रिक्वेस्ट करी थी कि इंडियन गवर्नमेंट इनके हार्बर को जो है वो डेवलप करे, अच्छा बनाए, राइट। तो उसी पर ही बेस्ड ये एग्रीमेंट बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो मालदीवियन जो डिफेंस फोर्स है, इनको अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी मतलब रक्षा बलों की क्षमता को जो है वो बढ़ाना है, और इसी के लिए ये चाह रहे हैं कि हार्बर को डेवलप किया जाए, सपोर्ट किया जाए और मेंटेन किया जाए। ये जो बंदरगाह है उसका विकास करना, समर्थन करना और रखरखाव करना, इस उद्देश्य से ये एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी जानकारी है ये एग्रीमेंट से रिलेटेड जो आपको होनी चाहिए, बट इसकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो मालदीव्स की लोकेशन के बारे में गाइस आप लोग को ऑलरेडी आइडिया है ही कि इंडिया से अगर साउथ की तरफ जाते हैं तो मालदीव्स ग्रुप ऑफ आइलैंड हम लोग को देखने को मिलते हैं, इंडिया से साउथ की तरफ जाते हैं तो, राइट। और यहीं पर ही जो है वो है उथरूथीला फालू, उथरूथीला फालू यहीं पर ही हमें देखने को मिलता है। काफी ब्यूटीफुल आइलैंड है ये मालदीव्स का, और मालदीव ग्रुप ऑफ आइलैंड में कभी आप जाइएगा, मौका मिले तो, काफी अच्छे आइलैंड है ये। गाइस, केरला सरकार और अमेरिका की एक कंपनी के बीच में एक समझौता हुआ था। तो पहले समझौता क्या हुआ था उसको मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर आगे की बात करेंगे। और अभी मैं आपको न्यूज बता दूं तो ये समझौता जो है वो अभी रद्द कर दिया गया है केरला सरकार के द्वारा, राइट। बट ये समझौता क्या था उसको पहले आप समझो। तो केरला शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन और यूनाइटेड स्टेट्स की एक कंपनी ईएमसीसी इंटरनेशनल, इनके बीच में हुआ था समझौता। ये समझौता था डीप सी ट्रॉलिंग को लेकर, कि ये दोनों डीप सी ट्रॉलिंग को बिल्ड करेंगी और ऑपरेट करेंगी। अब ये डीप सी ट्रॉलिंग क्या होता है इसको मैं आपको समझाता हूं। ये समझाऊंगा तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि इसको रद्द क्यों किया गया, इस समझौते को। तो ट्रॉलिंग वगैरह जो होती है ये क्या होती है गाइस, तो देखो जो शिप वगैरह जो होती है या फिर जो वेसल्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसमें एक नेट जो है, मछली पकड़ने का जाला जो है वो उसमें लगा दिया जाता है, और इस जाले को समुद्र के बहुत नीचे डीप सी यानी कि सी बेड के पास जो है वो रख दिया जाता है। और फिर जैसे जैसे जो शिप जो है वो चलती है या बोट जैसे जैसे चलती है, वैसे वैसे ये जो जाला जो होता है मछली पकड़ने का वो भी चलने लगता है। ऑब्वियसली बात है, वो चलेगी तो उससे बंधा हुआ तो वो तो चलेगा ही चलेगा ना। तो उसमें क्या होता है, नीचे मौजूद जो छोटी मछलियां होती है, मरीन लाइफ जो नीचे होती है, वो इस जाले में आ जाती है, पकड़ा जाती है, ठीक है। अब इस जाले में जब मछली पकड़ा जाएंगी तो ये मछली को लेकर जो है वो बेच देंगे। तो अल्टीमेटली किसका फायदा हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी का और केरला सरकार का फायदा हो रहा है। और इसमें नुकसान किसका हो रहा है, तो काफी सारे जो मछुआरे हैं जो कि अपने लाइवलीहुड को जो है वो मतलब सस्टेन करने के लिए, यानी कि मछली पकड़कर अपने लाइवलीहुड को सस्टेन करते हैं, मछली पकड़कर ही उनका जीवन चलता है, कमाई उनकी होती है, राइट। तो ऐसे मछुआरों का नुकसान कर दिया यहां पर, क्योंकि भारी मात्रा में इस प्रकार के डीप सी ट्रॉलर्स के थ्रू भारी मात्रा में मछलियां जो है वो सरकार लेकर चली जाएगी और यूएसए की कंपनी लेकर चली जाएगी, और मछुआरों के हाथ में कुछ नहीं लग पाएगा। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है, राइट। तो उनकी आजीविका को खतरा जो है वो यहां पर बताया जा रहा है। समझ पा रहे हो बातों को, तो ये चीज है। इसके अलावा और क्या हम लोग को चीजें देखने को मिलती हैं, इसके अलावा क्या इश्यूज हैं ये डीप सी ट्रॉलिंग वगैरह के। तो दूसरे और सबसे बड़े इशू, समुद्र के नीचे सी बेड पर इन जालों को जो है वो रख दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, फिर घिसटाया जाता है। ये जाले जो है वो सी बेड से घिसटते हैं कि नीचे मौजूद जो मछलियां जो है वो उस जाले में आ जाए, जो नीचे रहती हैं मछलियां वगैरह। बट इसमें प्रॉब्लम ये भी होती है कि आप जानते हैं समुद्र के नीचे प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है, मरीन प्लांट्स। अब इस जाले के कारण जब ये जाला घसीटता है सी बेड पर, तो उसके कारण काफी सारे जो कोरल रीफ्स हैं, ये प्लांट्स वगैरह जो हैं वो मर जाते हैं, यानी कि कट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और आपको एक फैक्ट पता ही है, मैंने कुछ दिनों पहले भी आपको ये फैक्ट बताया था कि जमीन पर जितने हमारे प्लांट्स, और प्लांट्स का काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट जो है वो लेता है, कंज्यूम करता है, और मतलब एक्सहेल किसको करता है, छोड़ता है किसको, ऑक्सीजन को, राइट। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं ना प्लांट्स की होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है, ऑक्सीजन को एक्सहेल करता है। बट आपको बता दूंगा इसकी समुद्र के नीचे वाले जो प्लांट्स होते हैं वो ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं एज कंपेयर टू लैंड पे होने वाले प्लांट्स के, यानी कि जमीन पे होने वाले प्लांट्स के कंपैरिजन में पानी के नीचे होने वाले प्लांट्स ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं। और आज की रेट में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ज्यादा है। ग्लोबल वार्मिंग हम लोग को आज की रेट में देखने को मिल रही है, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया है। आज की रेट में जरूरत है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो रिड्यूस हो। बट अगर नीचे मौजूद मरीन के नीचे वाले प्लांट्स अगर मर जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्लाइमेट चेंज को भी इससे बहुत भारी खतरा है कि नहीं। मतलब नॉर्मल सी चीज है, प्लांट नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कंज्यूम करेंगे, तो सिंपल सी चीज है। तो ये अभी जो है वो इन्हीं सब चीजों की काफी ज्यादा आलोचनाएं हुई थी। एक तो मछुआरे
कि आजीविका को खतरा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा ये क्लाइमेट चेंज वाला पॉइंट तो हालांकि इसमें नहीं लिखा आर्टिकल के अंदर, बट मैंने उस चीज को ऐड ऑन कर दिया, ये आप कहीं पर नोट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की और इन सब चीजों के बारे में, इन सब फैक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। और कोई भी ऐसा मेंस का कुछ क्वेश्चन आता है तो आपका काम क्या होता है, जो भी आपने पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करना है, इकट्ठा करके उसको लिखना पूरी चीजों को। तो कोई भी अगर टॉपिक किसी चीज के बारे में बात कर रहा है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी तक तो इतनी डेवलप हो जानी चाहिए। अगर मेरा लेक्चर आप मतलब 1-1.5 महीने से अगर देख रहे होगे कंटिन्यूअसली, बल्कि मेरे तो स्टूडेंट्स रेगुलर ही है, काफी साल से भी देख रहे हैं, इवन 2-2 साल से मेरा लेक्चर कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो आप में तो आइडिया हो ही गया होगा कि एक टॉपिक को कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो काफी सारी चीजों से, राइट। भले ही उस चीज में, उस पैराग्राफ में उस चीज के बारे में ना लिखा हो, बट फिर भी आज की डेट में तो आपको आइडिया हो ही गया ना, अंडरस्टैंडिंग हो ही गई हर एक टॉपिक के बारे में आपको। ये स्पेशली मैं रेगुलर व्यूअर से बोल रहा हूँ या लिसनर से बोल रहा हूँ जो खबरी पर इसको सुन रहे हैं। और बाकी तो जो नए जुड़े हैं, डोंट वरी, विद इन मतलब 1-2 मंथ्स में आपके अंदर भी एक अच्छी क्वालिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी चीज आपकी एक साथ कवर कराता हुआ चलता हूँ, राइट। हर एक एरियाज को टच करते हुए चलते हैं, जैसे कि आपका ना ही सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर हो बल्कि मेंस भी क्लियर हो, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम क्लियर करना है ना, सिर्फ प्रीलिम्स तक तो, फैक्ट्स तक तो सीमित नहीं रहना है। और सिविल सर्विसेज में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं स्टूडेंट्स कि प्रीलिम्स के चक्कर में लगे रहते हैं, फिर प्रीलिम्स बाय चांस अगर निकल भी गया, वैसे तो जब तक आप मेंस की तैयारी नहीं करोगे तब तक प्रीलिम्स तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि द रीजन बीइंग इज पिछले साल के पेपर्स उठा के देखो आप, इन डेप्थ चीजें पूछी जा रही हैं, राइट। तो आपको मेंस की तैयारी जो है वो थरोली करनी ही पड़ेगी एनी हाउ, और आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी होगी। इवन आज तो मैं आप लोग को ये भी बताने वाला हूँ, एक चीज मैंने सोची थी कि वोकैबुलरीज के बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, यानी कि कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स के बारे में भी आप ध्यान में रखें, बट एकदम से पूरी, यानी कि पूरा पेपर जो है वो अच्छे से खतरनाक भारी भरकम वर्ड से भी नहीं लिखना है। आपको अपना आंसर जो है वो सिंपल लिखना है, बट हाँ कभी कभी कुछ कुछ ऐसे एक आधी वर्ड अगर आप मेंशन कर दो तो वो अच्छा लगता है, यानी कि अच्छा दिखने लगता है। और ये सिर्फ मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से भी बोल रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर हम लोग हिंदी मीडियम को, हम लोग को क्या जरूरत इंग्लिश के बारे में इतना सब कुछ करने की। तो गाइज आप लोग को बता दूं मैं, शायद आपको पता भी होगा, 300 मार्क्स के आपके 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है इंडियन लैंग्वेज का, दूसरा पेपर होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज वाला पेपर तो देना ही देना है, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। पता है ना ये वाली बात, तो मेंस में क्वालिफाइंग नेचर के ये पेपर 2 हम लोग को देखने को मिलता है। और इंग्लिश मीडियम से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको भी हिंदी मीडियम का नॉलेज होना चाहिए, राइट। यानी कि हिंदी का नॉलेज तो होगा ही आपको, वो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट लिखना आना चाहिए। हैंडराइटिंग सड़ जाती है लोगों की, हिंदी में ढंग से हैंडराइटिंग में नहीं लिख पाते। तो अभी से देखो, कभी भी आपको फ्री टाइम मिले, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपना 1 से 1.5 साल प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करना है। और अब से तो मैंने आप लोग के लिए शुरू भी कर दिया है कि सुबह 4:30 बजे से आप लोग का स्टडी रूम चालू हो जाता है, सुबह 3 घंटे 4:30 बजे से, और दिन में 3 बजे से फिर 3 घंटे। तो मतलब डेली मैं 6 घंटे का तो आपको स्टडी रूम प्रोवाइड करा रहा हूं कि आप आइए, जुड़िए, और उन 6 घंटे में प्रॉपर तरीके से बैठ कर सेल्फ स्टडी करिए। जैसे कि लाइब्रेरी में जाकर आप पैसे खर्च करके स्टडी करते हो ना, अब माहौल के लिए कि आप कंसंट्रेशन के साथ कर सको, तो वो माहौल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट कर दिया है। ज्वाइन करो उसको जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और आप कुछ भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने जो टारगेट दिया वही पढ़ना है, कुछ भी पढ़ो उस टाइम में, बट बैठ के पढ़ो। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट जो है वो पढ़ नहीं पाते, तो आपके कॉन्सेंट्रेशन के लिए इतनी बेहतरीन चीज करी है मैंने। अब जिसको फायदा उठाना है उठा लें, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, 2-3 साल के बाद फिर आप उठाओगे, यही फायदा उठाओगे सेम जो चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए अभी सुन लो और अभी फायदा उठा लो, क्योंकि मैं कुछ चीजें गलत बोलता नहीं हूँ कि इतने समय का एक्सपीरियंस भी, और मेरे पास तो वैसे भी वही स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो एक्सपीरियंस है, यानी कि जो काफी सालों से तैयारी करने के बाद आए हैं। क्योंकि क्या होता है, स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पर लोगों को भटकाने वाले बहुत मिल जाते हैं, राइट। बट मेरा काम ऐसा नहीं है, मेरा काम एक्यूरेट है, जो चीज आप लोग के लिए सही होगी वही चीज बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा उस बारे में। जैसे कि मुझसे कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप ये ऑप्शनल के बारे में बता दो, सर आप ऐसे इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बता दो, ये कर दो वो कर दो। जिस चीज के बारे में मुझे पता नहीं होता मैं साफ मना कर देता हूँ, दूसरों की तरह नहीं कि गूगल पे सर्च कर दिया बताना शुरू कर दिया, या अपनी मर्जी से कुछ तो भी बच्चे को बताया जा रहा है। तो मार्केट में बहुत मतलब उटपुटांग टाइप के लोग हैं जो सिर्फ मिसगाइड करने के अलावा और कुछ नहीं जानते, और हिया हुआ करने के अलावा और कुछ नहीं जानते। तो ये आपका एग्जाम है, आपका करियर, और मैंने हमेशा आपको बोला अपने बुक्स के साथ चिपके रहो और सेल्फ स्टडी करो। जब तक आप बुक्स के साथ नहीं चिपके रहोगे तब तक कुछ नहीं होगा। कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर जो है वो आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, प्रॉपर रास्ता दिखा सकता है, बट चलना आप ही को है। बट एक चीज ध्यान में रखना, बुक्स के साथ अपनी दोस्ती करो, रीडिंग करो, राइटिंग करो, क्योंकि यही चीज है जो कि आपका एग्जाम निकालेगी, राइट। चलो आगे की बात करते हैं, बहुत ज्यादा बात कर ली इस बारे में मैंने। तो हमने अभी तक क्या देखा, केरला के बीच में और EMCC यूनाइटेड स्टेट्स की एक कंपनी है, उसके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, राइट। एग्रीमेंट जो था वो किससे रिलेटेड था, डीप सी ट्रॉलिंग से रिलेटेड, जो मैंने आपको अभी समझा ही दिया, राइट। अब क्या हुआ है कि अपोजिशन जो है, विपक्ष जो है, उन्होंने इस सौदे को
जो है वो हटाने की बात करी, प्रेशर क्रिएट किया कि स्टेट में रहने वाली, एक तो पहली बात तो फिशरमैन, लाखों की संख्या में जो फिशरमैन है उनके लाइवलीहुड को, उनकी आजीविका को जो है वो खतरा है। ये वाली इशू मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया, बता ही दिया। साथ ही साथ केरला की जो मरीन वेल्थ है वो भी फॉरेन कंपनी जो है वो ले जाएगी, यानी कि उसका हिस्सेदार बन जाएगी फॉरेन कंपनी, जो कि हमारी कंट्री के लिए जो है वो खराब ही है एक तरह से, राइट। तो ये वाली चीज है। तो ये इसी के कारण से ये वाला जो एग्रीमेंट है उसको हटा दिया गया, खारिज कर दिया गया। समझौता क्या था तो उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया, एक बार फिर भी मैं आपको थ्योरेटिकली समझा देता हूं। तो इस समझौते के घोषित उद्देश्यों में, यानी कि जो डिक्लेयर किया है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किया है उसमें यह था कि डीप सी फिशिंग करना है, डीप सी फिशिंग करना है और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी की मदद से, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी लाई जाए डीप सी फिशिंग के लिए। अब डीप सी फिशिंग की जाएगी तो उसके काफी ज्यादा नुकसान भी हैं जो मैंने भी आपको समझा ही दिया। और इस प्रोजेक्ट के कंपोनेंट पर हमें देखने को मिल रहा है कि 400 डीप सी फिशिंग ट्रॉलर जो है वो बनाए जाएंगे। ये था एग्रीमेंट, 400 डीप सी फिशिंग ट्रॉलर्स, जो कि पूरी, यानी कि पूरा एरिया जो है वो कोस्टल एरिया जितना भी है केरला का पूरा तबाह हो जाएगा इसके कारण। तो ये चीज थी, तो इसलिए इसको हटाने की बात की गई, क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जो कि मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, राइट। ईएमसीसी जो है वो ट्रेन करेगी और 1.60 लाख फिशरमैन्स को डिप्लॉय करेगी, तैनात करेगी, यानी कि 1,60,000 फिशरमैन जो है वो डिप्लॉय किए जाएंगे डीप सी फिशिंग पर्पस के लिए। और स्किल्स को इनकी अपग्रेड किया जाएगा। लोकल फिशिंग कम्युनिटी जो है उनको बेनिफिट मिलेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। बट बात तो हो रही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने की, बट जो लोग खुद से ही करते हैं, क्योंकि क्या होता है, देखो दो चीजें होती है गाइस, एक तो आप अपना खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश कर लो, एक होता है आप किसी के अंडर काम कर लो। तो फायदा किस में, अपना खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश करने में है या किसी के अंडर काम करने में? आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ जाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर, एक चेन बना के काम किया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। अब एक फिशरमैन है, क्योंकि जॉब टू जॉब अलग अलग चीजें होती हैं, राइट। माना मैंने एक टीम बहुत अच्छा काम करती है, बट एक फिशरमैन है, एक मछुआरा है, उसको तो मछली पकड़ने से मतलब है, जाल डालेगा मछली पकड़ेगा। हाँ, माना कि एक बड़ी टीम होगी तो उसको काफी मदद मिलेगी, बट सरकार इंडिविजुअली अगर मदद कर दे तो उसमें क्या बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं है ना। तो ये तो एक चीज है, ये तो एक अलग बात हो गई, बट एक मेन इसमें यही प्रॉब्लम थी डीप सी फिशिंग की, क्योंकि डीप सी फिशिंग जो है वो खतरनाक है, राइट। वो बेसिकली जो नीचे समुद्री जीवन जो है उसको खतरनाक बना देगी, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया सबसे बुरी चीज जो है वो कोरल रीफ वगैरह उखड़ जाएंगे, नीचे मरीन प्लांट्स जो है वो उखड़ जाएंगे, तो वो एक बड़ा नुकसान है, राइट। तो ये वाली चीज है। और ये जो प्रोजेक्ट है गाइस, ये फिशरीज पॉलिसी के अगेंस्ट किस प्रकार से था तो उसको भी समझते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट ने 2017 में परमिशन को विड्रॉ कर दिया था, हटा लिया था, अनुमति वापस ले ली थी, किस चीज की, कि फॉरेन ट्रॉलर्स जो हैं वो डीप सी फिशिंग जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो हमारी कंट्री की है वहां पर नहीं करेंगे। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो हमारी कंट्री का है गाइस, ये 370 किलोमीटर, कोस्ट लाइन से 370 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो फैला हुआ है। और इलीगल फिशिंग जो है फॉरेन वेसल्स के द्वारा इंडियन वाटर्स पर, ये पनिशेबल हम लोग को देखने को मिलती है। यानी कि बाहर से अगर कोई फॉरेन वेसल बिना परमिशन के हमारी कंट्री, यानी कि हमारे वाटर एरिया पर, हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर आकर अगर वो फिशिंग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और किस कानून के तहत कार्रवाई की जाती है? मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया रेगुलेशन ऑफ फिशिंग बाय फॉरेन वेसल्स एक्ट 1981 के तहत। इसके अलावा केरला की जो फिशरीज पॉलिसी है ये 2018 में लाई गई थी। और हमारी कंट्री के कॉर्पोरेट वेसल, यानी कि कंपनी वाले जो वेसल्स होते हैं, वही चीज मैं आपको थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इससे रिलेटेड ऑलरेडी जो है वो पॉलिसीज आ चुकी हैं, कानून बन चुके हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि अगर किसी के अंडर फिशरमैन काम करेंगे तो जितना वो डायरेक्टली जो है वो मछली को बेचकर अर्न कर सकते थे उतना वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर तो सिंपली उनको यही चीज चाहिए ना। अगर हाँ, इनको असिस्ट करने के लिए अगर कोई बॉडी हो जाए, जैसे कि इन्होंने मछली पकड़ी और फिर मछली की मार्केटिंग के लिए अगर कोई बॉडी काम करे तो समझ में आता है। बट यहां पर क्या हो रहा है, फिशरमैन को ही अपने कंट्रोल में रखने की बात हो गई थी। तो ये एक बड़ा मामला है ना, ये एक बड़ा इशू है। तो इसलिए इसके अगेंस्ट ही ऑलरेडी केरला की फिशरीज पॉलिसी लाई जा चुकी थी कि हमारी कंट्री के भी जो कॉर्पोरेट वेसल्स हैं उनको भी अलाउ नहीं किया गया था, अपोज किया गया था। और इवन फॉरेन वेसल्स को भी, कि वो स्टेट के कोस्ट में आकर किसी भी प्रकार की फिशिंग से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं करेंगे, राइट। मतलब कि मतलब फिशरमैन को अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे, इस प्रकार की डील नहीं करेंगे कि उनके अंडर फिशरमैन काम करे, राइट। क्योंकि इससे फिशरमैन की आजीविका को, उनके लाइवलीहुड को डायरेक्टली खतरा है ना, समझ पा रहे हो। तो ये चीज है। और इसके अलावा राज्य की जो ये नीति हम लोग को देखने को मिल रही है, तो जो ट्रेडिशनल फिशरमैन जो है, यानी कि पारंपरिक मछुआरे जो हैं, उनको गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों का
मालिक बनाकर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने हेतु सक्षम बनाने की है। तो ये जो पॉलिसी जो थी ये मेन फोकस करती थी कि डायरेक्टली ही जो है वो फिशरमैन को जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ना कि किसी और कंपनी को जो फिशरमैन को अपने कंट्रोल में रखकर उनसे काम करवाए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई कंपनी आएगी तो कंपनी का फायदा, काम क्या होता है, फायदा करना, प्रॉफिट इंक्रीज करना, राइट। अब प्रॉफिट इंक्रीज कैसे करेगी, तो ऑब्वियस बात है किसानों के हाथ में कम ही पैसा आएगा कि कौन सैलरी पर आएंगे वो, राइट। जो भी मतलब जो भी रेम्यूनरेशन डिसाइड होता है जिस भी तरीके का, राइट, तो उस पर रहेंगे वो। बट अल्टीमेट जो मेन फायदा जो जाएगा वो किसको जाएगा, उस कॉर्पोरेट सेक्टर को, उस कंपनी को जाएगा। तो ये चाह रहे थे, ये पॉलिसी जो लाई गई थी उसमें मेन फोकस किया गया था कि फिशरमैन्स को जो है वो सक्षम बनाना है। और इसके अलावा यहां पर तटीय जल क्षेत्र जो हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि जो कोस्टल एरिया जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो वहां पे जहाजों की संख्या पर प्रतिबंध होगा, यानी कि रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगाए जाएंगे नंबर ऑफ वेसल्स के ऊपर, राइट। और सिर्फ ट्रेडिशनल फिशरमैन को परमिशन दी जाएगी कि वो अपनी ओल्ड बोट्स को, यानी कि पुरानी जो उनकी नाव वगैरह जो है उसको बदलकर नई नाव जो है वो ले सकते हैं। बाकी किसी और को ये अनुमति वहां पर मूव करने की भी नहीं दी गई है, क्योंकि मतलब ऑब्वियस ही बात है कि कोई दूसरे अगर मूव करने लगेंगे तो केरला के फिशरमैन को नुकसान होगा ही होगा। तो केरला के फिशरमैन को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज हम लोग को देखने को मिली थी, ये केरला फिशरीज पॉलिसी, राइट। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा डीप सी ट्रॉलिंग क्या होती है, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है, फिर भी एक बार मैं आपको इसकी थ्योरी बता ही देता हूं। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग को देखने को मिलती है कि इंडस्ट्रियल तरीका या एक प्रकार का मेथड, फिशिंग का, मछली पकड़ने का मेथड, जिसमें बड़े बड़े नेट्स, जो नेट्स होते हैं ना, जाले वगैरह जो होते हैं, हैवी वेट के होते हैं ये, और ये सी फ्लोर्स पर जो है वो रगड़े जाते हैं, राइट। और किसको पकड़ने के लिए, मरीन एनिमल्स को, जिसमें फिशेस वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है, श्रिम्प, कॉड, तो इनको पकड़ने के लिए, यानी कि मछली, झींगा, कॉड एटसेट्रा, इस प्रकार के स्पीसीज को पकड़ने के लिए जो है वो सी फ्लोर पर रगड़े जाते हैं इस प्रकार के, राइट। और ये मोस्ट प्रोमिनेंट मेथड हम लोग को फिशिंग का देखने को मिलता है, यानी कि सबसे प्रमुख विधि मानी जाती है ये फिशिंग की, और ये पूरे दुनिया भर में लार्ज स्केल पर प्रैक्टिस की जाती है। बट इससे जुड़ी जो समस्याएं हम लोग को क्या देखने को मिलती है एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से, तो डीप सी ट्रॉलिंग जो है गाइस, ये मरीन लाइफ को और प्लांट्स को, देखिए मैंने आपको प्लांट्स के बारे में पहले ही समझा दिया था, मरीन लाइफ को और प्लांट्स को जो है वो बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचाती है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और सी फ्लोर्स वगैरह भी जो है वो भी खराब हो जाते हैं इसके कारण से, और वहां पर मतलब बुरी स्थिति हो जाती है। इवन जैसे कि अगर आप अपने पैर से, कोई मिट्टी वाला एरिया है, अपने पैर से अगर उस पर जो है वो लात मार दोगे एकदम से, या रब कर दोगे मिट्टी वाली जमीन को एकदम से, तो क्या होगा, मिट्टी जो है वो उड़ेगी। अब क्या होता है, जब ये नीचे इस प्रकार के जो नेट्स वगैरह जो होते हैं, जाले वगैरह जो होते हैं, जब वो रगड़ाए जाते हैं सी फ्लोर्स पर, तब क्या होता है, सी फ्लोर की मिट्टी भी जो है वो ऊपर उछलती है, और उसके कारण भी बड़ी दिक्कतें जो है वो स्पीसीज को, दूसरी मौजूद, भले ही वो स्पीसीज इस जाले में फंसी ना हो, बट क्या होगा, दूसरी स्पीसीज को इनडायरेक्टली नुकसान होता है। और इस कारण से इस, यानी कि आप एक प्रकार से ये भी कह सकते हो कि समुद्र के नीचे जो है वो पॉल्यूशन भी हो जाता है एक प्रकार से, टेम्पररी बेसिस पर, थोड़े समय के लिए, तो उसमें काफी सारी स्पीसीज को भी प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो ये वाली चीज है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। होपफुली आपको बहुत अच्छे से वाला टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने आराम से और अच्छे से इसलिए समझाने की कोशिश करी इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी और इवन मेंस पर्सपेक्टिव से भी। अब गाइस, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अमेंडमेंट को लेकर एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसको समझते हैं। बट बिफोर दैट गाइज, आरटीआई, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, और आप में से जो स्टूडेंट अभी नए जुड़े होंगे उनको तो आइडिया होगा ही, आरटीआई के बारे में नहीं है तो ये चीज तो उनको पता ही होगी कि आरटीआई लगाकर किसी भी सरकारी दफ्तर से इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। पता है ना ये वाली बात? तो आरटीआई के अमेंडमेंट के बारे में एक्चुअल में अभी अपन बात करेंगे, और आरटीआई के बारे में एक बेसिक आइडिया आपको ऑलरेडी है ही। तो देखो न्यूज क्या हमें देखने को मिल रही है, तो बताया जा रहा है कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है यूनियन गवर्नमेंट को। क्यों केंद्र सरकार की आलोचना करी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसको समझते हैं। तो पार्लियामेंटेरियन जयराम रमेश जी जो है, सांसद जयराम रमेश जी, इन्होंने एक याचिका लगाई थी, एक पिटीशन जो है वो लगाई थी, और ये जो पिटीशन थी इनकी, ये आरटीआई के अमेंडमेंट को चैलेंज कर रही थी। और इस पिटीशन का जवाब जो है वो देना था सेंट्रल गवर्नमेंट को, और लगभग 1 साल से ज्यादा का समय जो है वो बीत चुका है, अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी जवाब जो है वो अपना दाखिल नहीं किया है। और इसी चीज के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के इसी एक्ट के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आलोचना करी है, राइट। तो क्या ऐसा मुद्दा था, क्यों ऐसा सांसद जयराम रमेश जी ने क्यों इस प्रकार की पिटीशन लगाई कि आरटीआई का जो अमेंडमेंट है क्यों उसको चैलेंज किया, राइट। तो देखो,
पेटिशनर ने ये आर्ग्यू किया कि अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को अनपैरेलल पावर जो है वो प्रोवाइड करा रहा है, बेमिसाल शक्तियां जो है वो प्रोवाइड करा रहा है अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को। किस प्रकार की शक्ति? कि वो डिक्टेट कर सकते हैं टेन्योर, सैलरीज और सर्विस कंडीशंस चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की अपनी मन मर्जी के मुताबिक, राइट। मतलब कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी, उनका जो कार्यकाल है, उनका जो टेन्योर है, उनकी जो सर्विस कंडीशन है, पूरी चीज जो है वो डिसाइड करने की जो अथॉरिटी चली गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई है इन सब मैटर्स के मामले में, राइट। और पेटिशनर ने कहा है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 है और उसके जो रूल्स हैं, ये जो ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस, निष्पक्षता और स्वतंत्रता जो हम लोगों को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की देखने को मिलती है, उसको क्रिपल किया जा रहा है, उसको डिमिनिश किया जा रहा है इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू, इस कानून और इसके रूल्स के थ्रू। तो ये चीज उन्होंने बताई है। तो अमेंडमेंट गाइस क्या क्या है इसको मैं आपको पहले समझाता हूं। तो केंद्र को पावर दी जा रही है। किस प्रकार की पावर? मैंने अभी आपको बताई कि वो सर्विसेज और सैलरीज और सर्विस कंडीशंस इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर सेट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और इनका जो कार्यकाल, इनका जो टर्म होता है सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का और इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, इनको जो अपॉइंट किया जाता है उससे रिलेटेड भी पूरी चीजें, यानी कि पूरा जो फैसला जो है वो लिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और ओरिजिनल एक्ट के अंदर हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है, यानी कि मूल अधिनियम जो है उसमें क्या चीज मेंशन थी जिसको चेंज करके पूरी शक्तियां जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे दी। तो देखो, पहले हम लोग को यह चीज देखने को मिलती थी कि सैलरीज, अलाउंसेस और दूसरे टर्म्स ऑफ सर्विसेज जो होती हैं स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, वो बिल्कुल सेम हुआ करती थी इलेक्शन कमिश्नर के की जो अलाउंसेस, सैलरीज और दूसरी टर्म्स ऑफ सर्विसेज होती थी। यानी कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनका जो पूरा कार्यकाल, टेन्योर, हर एक चीज जो था वो सिमिलर था, सैलरीज वगैरह सब कुछ, राइट। और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होते हैं उनका जो टेन्योर, उनकी जो सैलरी, उनकी टर्म ऑफ सर्विसेज जो भी हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट हम लोग को देखने को मिलती थी, राइट। तो ये ओरिजिनल एक्ट में था ये वाली चीज मेंशन। बट अभी जो अमेंडमेंट किया गया है उसके अंदर क्या चीज मेंशन कर दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो ये सब पूरी चीजें डिसाइड करने की पावर जो है वो दे दी, राइट। और इस अमेंडमेंट की आलोचनाएं क्यों हो रही है, क्यों इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है? तो देखो, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की इंडिपेंडेंस पर, इसकी स्वतंत्रता पर ये एक बहुत बड़ा खतरा बताया जा रहा है। इससे जो ऑफिसेज ये हम लोग को देखने को मिलते हैं, मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो इनका जो स्टेटस है, इनकी जो वैल्यू है वो डिमिनिश हो गई है। इनको जो दर्जा दिया जाता है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज का दर्जा जो है वो दिया जाता है, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दर्जा इनको मिलता है। बट अब क्या हो रहा है, अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट इनके टेन्योर और इनकी पूरी चीज डिसाइड करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि सीआईसी जो है वो डायरेक्शन सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को जो है वो अपना निर्देश जारी नहीं कर सकते, यानी कि डायरेक्शन जो है वो इनको नहीं दे सकते। तो ये वाली होगी कि इनको निर्देश जारी करने संबंधी उनकी क्षमता में कमी हो जाएगी, राइट। तो ये एक इशू है, यानी कि वो अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फंक्शनरीज होती हैं, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी जो होते हैं, सीनियर लेवल के जो अधिकारी होते हैं, तो उनको सीआईसी, आईसी और स्टेट सीआईसी जो है वो डायरेक्शंस नहीं दे पाएगी, राइट। तो ये एक बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अमेंडमेंट जो है वो पावरफुल बना रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी चीज जो है वो इनकी डिसाइड करेगी, सैलरीज वगैरह और ये सब चीजें। तो इससे क्या होगा, फंडामेंटली ये इंस्टीट्यूशन जो है वो वीक हो जाएगा। और दूसरी चीज, करप्शन और ये वाले इश्यूज भी हमें देखने को मिलेंगे। आपने मूवीज वगैरह में अक्सर देखा ही है कि किस प्रकार से जो पॉलिटिकल हेड वगैरह जो होते हैं वो जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, कि जैसे कि ऑफिसर्स वगैरह को डराते हैं कि तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, राइट। इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार के थ्रेट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही सेम थ्रेट जो है वो इनको भी मतलब आने वाले समय में मिल सकते हैं। ये जो ऑफिस है ये प्रॉपर तरीके से अपना कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो अल्टीमेटली मैंने इस टॉपिक की शुरुआत कैसे करी थी कि आरटीआई के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया दिया था कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को सरकार के कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवाने हैं, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए सरकारी दफ्तरों की, तो वो इंफॉर्मेशन उसको प्राप्त हो जाती है आरटीआई के थ्रू। बट अगर सरकार सीआईसी को या आईसी को बोल दे
कि इस फलाना डॉक्यूमेंट में से, यानी कि एक डॉक्यूमेंट किसी ने डिमांड किया, अब उस डॉक्यूमेंट में कुछ गफला हो, मान लेते हैं हम लोग 1%, ठीक है, समझने के लिए, तो सरकार क्या बोल सकती है उस सीआईसी से कि ये गफला जो है इसमें ये वाली जो पॉइंट है वो हटा दो और बाकी दे दो सामने वाले को। तो इससे क्या होगा, इससे प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीवर नहीं होगी और काफी सारे जो करप्शंस वगैरह हैं या काफी सारे मुद्दे जो है वो दब जाएंगे इस प्रकार की हरकतों से, और सीआईसी और आईसी कुछ कर नहीं पाएंगे, राइट, क्योंकि उनको जो कंट्रोल कर रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। तो ये भी एक इशू इस प्रकार का देखने को मिल सकता है। और जब ये कानून पास कराया गया था तो इस पर कोई भी पब्लिक कंसल्टेशन, सार्वजनिक विचार विमर्श नहीं किया गया था। और सरकार ने क्या बोला था कि क्यों ये अमेंडमेंट लेकर आ रही, क्योंकि कभी भी अमेंडमेंट लेकर आए जाते हैं तो सरकार बताती है ना कि क्यों अमेंडमेंट लेकर आए हैं, मतलब ये सरकार क्यों अमेंडमेंट लेकर आई है। तो इन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है हमारी और सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उनके मैंडेट्स डिफरेंट है, यानी कि उनका कार्यकाल और हर एक चीज जो है वो उनकी डिफरेंट होती है, राइट। तो ये चीज बताई गई, इसलिए उनका जो स्टेटस है और उनकी जो सर्विस कंडीशन है उसको रैशनल तरीके से जो है वो चेंज करने की आवश्यकता है। तो ये चीज उन्होंने बताई थी। और सीआईसी को कहा गया था कि सीआईसी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज का दर्जा तो मिला हुआ है, बट सीआईसी के जो डिसीजंस वगैरह जो होते हैं उनको चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में। तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं जो एक्चुअल में जो दर्जा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का होता है के जज का होता है वो एक्चुअल में नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट इसमें देखने को मिल रहा है या फिर कुछ इश्यूज इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो कहा गया था कि अमेंडमेंट इसलिए किए क्योंकि काफी सारी एनोमलीज यानी कि इश्यूज वगैरह जो है वो आरटीआई एक्ट में थे, तो उसको खत्म करने के लिए ये इन्होंने अमेंडमेंट कर दिए, राइट। तो ये इन्होंने बताया, बट अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। बट कहीं ना कहीं इस प्रकार के ऑब्वियसली बात है, इश्यूज तो हैं, हम लोग ने रिकॉर्ड किए देखे अभी, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस बात करेंगे एक्यूट एनसीफेलाइटिस सिंड्रोम के बारे में। 2019 में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है ये एक्यूट एनसीफेलाइटिस सिंड्रोम। बिहार के अंदर 150 से ज्यादा बच्चों की मौतें हो गई थी इस सिंड्रोम के कारण, इस इशू के कारण, एक्यूट एनसीफेलाइटिस सिंड्रोम के कारण। तो इसी पर ही थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं। अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि उत्तरी बिहार यानी कि नॉर्थ बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में इस साल का पहला ये एईएस का केस, एक्यूट एनसीफेलाइटिस सिंड्रोम का केस जो है वो सामने नजर आया है, राइट, मुजफ्फरपुर में। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और लोकली इसको किस नाम से जाना जाता है, एक्यूट एनसीफेलाइटिस सिंड्रोम को चमकी बुखार, बोलो जरा, चमकी बुखार के नाम से इसे जाना जाता है। और यूजुअल तौर पे हमें देखने को मिलता है कि जो नॉर्थ बिहार की जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं वहां पर ये ज्यादा फैलता है। और 2019 की बात है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नॉर्थ बिहार की 5 डिस्ट्रिक्ट में इसके केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए थे। 150 से ज्यादा बच्चों की मौतें हो गई थी। 600 से ज्यादा बच्चे इस सिंड्रोम से सफर कर रहे थे जिनको एडमिट किया गया था हॉस्पिटल्स में और मेडिकल कॉलेज में। एसकेएमसीएच जो है वो मेडिकल कॉलेज हम लोग को मुजफ्फरपुर में देखने को मिलता है, राइट, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, राइट। वहां पर और इवन यानी कि इसमें जो 600 से ज्यादा बच्चे जो हॉस्पिटलाइज थे उनमें से 450 के आसपास बच्चे जो है वो रिकवर हो गए थे, बट फिर भी 150 से ज्यादा बच्चों की मौतें जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। तो ये चीज है। और एक्यूट एनसीफेलाइटिस सिंड्रोम की बात करें गाइस, तो ये बेसिकली एक बास्केट टर्म हम लोग को देखने को मिलता है जिसका उपयोग हॉस्पिटल्स में किया जाता है। जो भी बच्चे हैं जिनको क्लिनिकल न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होता है, जिसमें मेंटल कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, कोमा में तक चला जाता है बच्चा, डेलीरियम, कन्वल्जन, तो ये सब इश्यूज जो है वो बच्चों में देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे 2 टर्म्स की, मेनिंगिटिस और एनसीफेलाइटिस, जिसको जापानीज एनसीफेलाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो मेनिंगिटिस जो होता है वो वायरस या फिर बैक्टीरिया के कारण होता है। जापानीज एनसीफेलाइटिस की बात करें तो ये वायरस के कारण होता है। और एनसीफेलोपैथी, सेरिब्रल मलेरिया, स्क्रब टाइफस, ये सब जो है वो बैक्टीरिया के कारण होते हैं और इनको कलेक्टिवली एक्यूट एनसीफेलाइटिस सिंड्रोम जो है वो कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ज्यादातर ये बीमारी जो है वो बच्चों को अफेक्ट करती है और यंग अडल्ट्स को अफेक्ट करती है, राइट। और इसमें मोर्बिडिटी और मोर्टालिटी यानी कि मृत्यु भी हो जाती है, और मोर्बिडिटी यानी कि परमानेंट डिसेबिलिटी भी इस डिजीज के कारण बच्चों में देखने को मिलती है। तो काफी खतरनाक ये इशू, ये बीमारी हम लोग को देखने को मिलती है, एक्यूट एनसीफेलाइटिस सिंड्रोम, और या फिर जापानीज एनसीफेलाइटिस के नाम से ही जाना जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं, अक्यूट फीवर, अक्यूट ऑनसेट फीवर, तीव्र बुखार होता है, उसकी शुरुआत होती है। मेंटल स्टेटस में चेंजेस होने लगते हैं, बच्चा भूलने लगता है, कंफ्यूजन होने लगता है, उसको कोमा में तक जा सकता है, और राइट। और किसी भी उम्र के
इंसान को जब दौरा पड़ने लगता है, यानी कि किसी भी उम्र के व्यक्ति को जब दौरा पड़ने की शुरुआत आती है तो उसको भी इस चीज में शामिल किया जाता है, और ये साल के किसी भी समय किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। इस डिजीज के कॉजेस क्या क्या हम लोग को देखने को मिलते हैं, एक्यूट एनसीफेलिटिस सिंड्रोम के कारण क्या क्या है, तो काफी कॉम्प्लेक्स डिजीज ये हम लोग को देखने को मिलती है, काफी सारे एजेंट्स के कारण ये होती है, जिसमें बैक्टीरिया शामिल है, फंगाई, वायरस और भी काफी सारे दूसरे एजेंट्स इसमें शामिल हम लोग को देखने को मिलते हैं। जापानीज एनसीफेलिटिस वायरस की बात करें गाइस, तो मेजर कॉज इंडिया के अंदर जापानीज एनसीफेलिटिस वायरस है, मतलब एक्यूट एनसीफेलिटिस सिंड्रोम का इंडिया में, राइट, जिसमें 5 से लेकर 35% तक के जो केसेस सामने नजर आते हैं उनमें से ज्यादातर यही पाया जाता है कि जापानीज एनसीफेलिटिस वायरस जो है वो होता है। नीपा वायरस, जीका वायरस, ये भी पाया जाता है एक कॉजेटिव एजेंट के तौर पर एईएस का, राइट। इसके अलावा ये बीमारी जो है वो लीची के फल से किस प्रकार संबंधित है, क्योंकि बिहार में जो केस हुआ था उसमें यह हुआ था कि बच्चों ने लीची के फल को खाया और उनको एकदम से उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई और उनकी डेथ भी हो गई। तो कैसे ये लीची समझते हो नहीं, लीची का फल हम लोग को देखने को मिलता है, तो कैसे ये लीची फ्रूट से रिलेटेड है। तो इंडिया के अंदर एईएस का जो आउटब्रेक हम लोग को नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिला था, उसमें यह पाया गया कि बच्चों ने मतलब कच्ची लीची को खाया और वो भी खाली पेट खाया और उसके बाद उनकी हालत खराब हो गई। तो जो कच्ची लीची जो होती है ना गाइस, उसके अंदर होता है एक जहरीला पदार्थ, टॉक्सिन उसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। हाइपोग्लाइसिन ए करके एक टॉक्सिन होता है और एक है मिथिल इन प्रोपिल ग्लिसिन। अब देखो इसका जो मैं आपको स्पेलिंग इसकी बता देता हूं, METHYLENECLYCLO ठीक है, तो ये इसकी स्पेलिंग है। तो इसको आप जो भी प्रोनाउंस करें, MCPG के नाम से जनरली जाना जाता है। तो हमने क्या देखा कि जो कच्ची लीची जो होती है उसमें एक टॉक्सिन पाया जाता है हाइपोग्लाइसिन ए और MCPG, राइट। और जब ये खाली पेट जब खा लिया जाता है या ज्यादा मात्रा में जब इसको खा लिया जाता है तब एक इंसान को वॉमिटिंग होने लगती है, वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगता है, यानी कि उल्टी आने लगती है। और हाइपोग्लाइसिन ए जो है ये नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है जो कि कच्ची लीची में पाया जाता है, जिसके कारण से सीवियर वॉमिटिंग हम लोग को देखने को मिलती है और इसको जमाइकन वॉमिटिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है। बल्कि जब मतलब इसके अलावा MCPG जो है एक पॉइजनस कंपाउंड है जो कि लीची के बीज में पाया जाता है। तो MCPG जो है वो लीची के बीज में पाया जाता है और लीची में हम लोग को टॉक्सिन हाइपोग्लाइसिन देखने को मिलता है, जिसको खाने के बाद उल्टी आने लगती है, राइट। और ये बच्चों को किस प्रकार से अफेक्ट करता है, और स्पेशली ये ध्यान देने वाली बात है कि जो बच्चे कुपोषित होते हैं, अंडर नरिश जो बच्चे होते हैं, उनको ये अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, तो ब्लड का ग्लूकोज जो है वो एकदम से गिर जाता है, राइट, लीची को खाने के बाद, और इसके कारण सीवियर ब्रेन माल फंक्शनिंग हमें देखने को मिलती है, यानी कि एनसीफेलोपैथी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। ब्रेन माल फंक्शनिंग यानी कि वही मैंने आपको बताया, कंफ्यूजन होने लगता है और मतलब हेलुसिनेशन टाइप का होने लगता है। तो ये सब चीजें देखने को मिलती है और इसमें बच्चा जो है वो कोमा में भी जा सकता है और उसकी डेथ भी हो जाती है, राइट। क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है कुपोषित बच्चों में कि जो बच्चे कुपोषित होते हैं प्रॉपर बिना कुछ खाए पिए जो है वो सो जाते हैं, सिर्फ उन्होंने लीची खाई और वो सो गए, तो उस समय क्या होता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो एकदम से डाउन हो जाता है और ग्लूकोज लेवल के डाउन होने के कारण ये सब इशू हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो इसमें होता क्या है कि सफिशिएंट ग्लूकोज रिजर्व जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में नहीं मिल पाता और ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन जो होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स के थ्रू, वो ये लीची को खाने के बाद ब्लॉक हो जाता है। यानी कि लीची को जब खाया जाता है तो लीची में ये जो टॉक्सिन पदार्थ जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये दो काम करते हैं, एक तो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डाउन कर देते हैं और दूसरा काम करते हैं कि जो बॉडी में जो ग्लूकोज को बनाने की जो क्षमता होती है, यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स के थ्रू जो बॉडी अपने आप से ग्लूकोज बनाती है, तो उस चीज को जो है ये ब्लॉक कर देते हैं, राइट। तो इसके कारण से लो ब्लड शुगर लेवल हो जाता है और इसी के कारण से ब्रेन डिसफंक्शनिंग हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और कोमा में तक एक इंडिविजुअल जो है वो चला जाता है। तो क्या क्या उपाय इसके करने चाहिए, तो सबसे पहला उपाय तो यह है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब साफ पानी पिया जाए, सुरक्षित पानी पिया जाए, सुरक्षित पेयजल लिया जाए, राइट। प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंप्रूव करना है बच्चों में, जिससे कि बच्चों को जापानीज एनसीफेलाइटिस या फिर एक्यूट एनसीफेलाइटिस सिंड्रोम बच्चों में ना देखने को मिले, राइट। और प्रिपेरेटिव मेजर्स लिए जाने चाहिए,
जैसे ही आउटब्रेक कहीं पर होता है, जैसे भी फैलने वाली स्थिति जब डेवलप होती है, तुरंत एक्शन लेने चाहिए। एक केस ये भी सामने आया था, अगर गाड़ी से यानी कि बच्चे जब घर से एम्बुलेंस से आ रहे थे, एम्बुलेंस में जब उनको हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था, तो अगर रास्ते में ही बच्चों को ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता तो काफी सारे बच्चों की जान बच जाती। कई केसेस तो ऐसे हॉस्पिटल्स में देखने को मिले थे बिहार के कि बच्चे चले गए वहां पर, उनको ग्लूकोज पिलाया नहीं, सिर्फ जांच ही करते रह गए कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और उतने में बच्चा निपट गया। तो इसमें मेन चीज ये है कि ग्लूकोज कि अगर जैसे ही बच्चा जो है वो ब्रेक डाउन कर जाए, उसको तुरंत ग्लूकोज पिलाया जाए या ग्लूकोज चढ़ा दिया जाए, मतलब बॉडी में, राइट। तो ये एक चीज होती है। जैसे कि कल को आप ऑफिसर बनोगे, कलेक्टर बनोगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर एक्यूट एंसीफेलिटिस सिंड्रोम का इशू हो जाएगा, तो तुरंत आप क्या बोलोगे कि पहला मेजर क्या लिया जाए, आप ऑर्डर करोगे, चलो फटाफट ग्लूकोज की बॉटल लगवाई जाए, चढ़ाई जाए। तो ये सब चीजें आप लोग को इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप लोग जब फील्ड में जाए, सर्विस करें, तब आपको आइडिया होना चाहिए कि मेजर्स भी, उपाय भी जो होने चाहिए इसके किस प्रकार के होने चाहिए। सिर्फ यही ये पता नहीं करना है कि ये बीमारी हो गई, यहां पे फैल गई, बस ये फैक्ट रट के चले गए, हो गया। सिविल सर्विसेज फैक्ट रटने वाला एग्जाम है ही नहीं। सिविल सर्विसेज के आप अगर नोटिफिकेशन को देखोगे तो उसमें बकायदा लिखा है कि एक इंडिविजुअल को अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आप इस एग्जाम को पढ़ाई की तरह मत ट्रीट करो कि आपको पढ़ना है, आप एक जानकार इंसान की तरह पढ़ो। तैयारी जो अपनी करो एक जानकार की तरह करो और एक इंटरेस्ट की तरह करो। जैसे कि मैंने अभी शुरू किया है एक इनिशिएटिव आप लोगों के लिए कि आप एटलीस्ट 6 घंटे पढ़ें। तो उस 6 घंटे की जो आपकी पढ़ाई होगी, सुबह 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, और दिन में 3 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक, तो ये जो 6 घंटे की जो आपकी पढ़ाई होगी, तो एक स्टडी रूम आपके लिए बनाया है, वर्चुअल स्टडी रूम। जिन स्टूडेंट को नहीं पता ज्वाइन जरूर करिए, बहुत प्रोडक्टिव है आपके लिए। बीच बीच में मैं आपको कुछ टिप्स भी दे रहा हूं वहां पर कि किस प्रकार से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। सिविल सर्विसेज के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से पढ़ाई करो। जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन पेपर वाली बात करी है कल के उसमें, तो आज स्टूडेंट जो है वो अटेंड करने वाले हैं, तो उसमें जो है वो आज क्वेश्चन पेपर जो है वो करेंगे। एक ट्रिक अपनाई बताई है मैंने एक, तो आप वो भी ज्वाइन करो, क्योंकि उसमें भी क्या होगा, एक तो आप ट्रिक भी आपको मिलती रहेगी, और साथ ही साथ मेन चीज ट्रिक की नहीं है यार, मेन चीज है कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें, क्योंकि इस एग्जाम में जो कंसिस्टेंट है उसका सिलेक्शन होगा। और मुझे पता है कि ज्यादा लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। 20-25 दिन के बाद जो आज की रेट में 30 स्टूडेंट या 35 स्टूडेंट मुझे दिखाई देते हैं लाइव में, तो वो आज से जो है वो अराउंड 1 महीने के बाद मुश्किल से 10 या 5 स्टूडेंट ही दिखाई देंगे। बट मैं ऐसी कभी उम्मीद नहीं करना चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट 10 या 5 दिखाई दें। मैं तो उम्मीद करना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट अभी ये सुन रहे हैं वो भी सीरियसली लें और तैयारी करें। क्योंकि देखो, ये एग्जाम में क्यों कहा जाता है कि लाखों लोग बैठते हैं, बहुत ही चंद बच्चों का सिलेक्शन होता है या चंद एस्पिरेंट्स सेलेक्ट होते हैं, राइट। कुछ चंद ही लोग ऑफिसर बन के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ चंद ही लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। कुछ चंद ही लोग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंसिस्टेंट रखते हैं। इसलिए मैंने बोला कि शुरुआत में तो एकदम से बहुत ज्यादा भीड़ आ जाएगी, बाद में जाकर ये 10, 5, 15, 20 हो जाएंगे। बट मैं चाहता हूं कि वो जो लिस्ट आए उसमें मेरे ही स्टूडेंट मैक्सिमम रहे, राइट। क्योंकि जो मैं देखो, कल भी मैंने जो है वो सेशन के दौरान एक चीज बताई थी कि शॉर्टकट से रेस नहीं जीती जाती। एक रेस का जो एक ट्रैक होता है, जैसे कि आपने एथलीट्स को देखा होगा रेस के ट्रैक में भागते हुए। अब एक एथलीट है, अगर एक एथलीट पूरा ट्रैक को जो है वो कवर करता है, बट अगर एक एथलीट जो है वो आधे ट्रैक पे जाए, यानी कि बीच से उसको क्रॉस करे ट्रैक को और फिर गोल घूम के जीत जाए, तो क्या वो जीत मानी जाएगी? वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो कभी भी शॉर्टकट मत अपनाओ, शॉर्टकट अपनाने से कुछ नहीं होगा। मैंने माना कि स्मार्ट स्टडीज करो, बट जो चीज मतलब जहां जरूरत है स्मार्ट स्टडीज की वहां स्मार्ट स्टडी करो, जहां जरूरत है पढ़ने की वहां पढ़ो प्रॉपर। आपको पता है कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, बुक्स आपको पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक्स या बेसिक बुक, तो पढ़ो। क्यों ढूंढ रहे हो समरी को? समरी से कुछ नहीं होगा, समरी से सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों ढूंढ रहे हो कि कोई पूरा कंटेंट जो है वो पढ़ा दे? भाई किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत हो। ये एग्जाम जो है वो काफी सारे ऐसे, काफी नहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी चीज के एग्जाम को क्रैक किया है। उनमें से एक आप भी बनोगे। और बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने लाखों की कोचिंग की फीस दी है, वो आज बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कोचिंग में आपको जो चीज पढ़ाई जाती है, आपको जो कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो चीज पढ़ाई, उन्होंने जो नोट्स दे दिए सिर्फ वही आपको पढ़ना है। आपको अपनी स्टैंडर्ड बुक्स और बेसिक बुक को पढ़ के ही चलना है, उसी को आधार बनाकर अपनी तैयारी करनी है। कभी कोई शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करो, शॉर्टकट से किसी का भला नहीं हुआ है। और मुझे पता है कि काफी सारे स्टूडेंट शायद इस चीज को सीरियसली नहीं लेंगे। अगर आप इस चीज को सीरियसली लोगे तो आपका भला होगा, दैट इज फॉर श्योर। जो भी स्टूडेंट इस चीज को सीरियसली नहीं लेंगे, अगले साल वो फिर मुझसे बोलेंगे कि सर काश आपकी बात मान ली होती। और मेरे साथ ऐसा पहले भी हुआ है, तो इसलिए मैं आपको ये वाली चीज बता रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा हूं।
ठीक है। इसके अलावा वेक्टर कंट्रोल करना है, इसके अलावा कि जैसे कि वो वायरस वगैरह जो है वो फैले नहीं, बीमारियां वगैरह नहीं फैले, तो उसके लिए कंट्रोल करना है। बेटर अवेयरनेस लेकर आना है कि बच्चे जो हैं वो अवेयर रहें, और आंगनवाड़ी वर्कर्स वगैरह भी जो है बच्चों के पेरेंट्स को अवेयर करें कि प्रॉपर उनको न्यूट्रिशियस डाइट प्रोवाइड कराएं, बताएं उनको कि एकदम से कच्ची लीची नहीं खानी है एकदम, और अगर खा रहे हैं कच्ची लीची तो एकदम ज्यादा मत खिलाओ, ज्यादा भी खिला रहे हो तो फिर उसको खाना खिलाओ, प्रॉपर न्यूट्रिशन दो जिससे कि उसका ग्लूकोज लेवल डाउन ना हो जाए, ठीक है बच्चे। तो ये सब चीजें हैं जिसकी आपको एक जानकारी, आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। गाइस अब बताया जा रहा है कि पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिर गई है, ट्रस्ट वोट जो है वो हार गई है पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार। अब बताया जा रहा है कि पुडुचेरी के अंदर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस्तीफा दे रहे हैं, इन्होंने अपना इस्तीफा, अपना रेजिग्नेशन जो है वो सबमिट कर दिया है। और अब क्या हो सकता है पुडुचेरी के अंदर, यानी कि अब वहां पर चीफ मिनिस्टर नहीं है तो अब क्या चीज हो सकती है, तो ये चीज ध्यान में रखना आप, क्योंकि इस प्रकार की जो कुछ चीजें होती है ना, ये आपके बहुत काम की होती है, ये प्रीलिम्स में अक्सर आ जाती हैं कि किसी स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर जो है वो हार गए, यानी कि ट्रस्ट वोट हार गए, यानी कि उनकी सरकार गिर गई, फिर क्या होगा। तो फिर होता यह है कि जो अपोजिशन जो होती है, यानी कि जो विपक्ष दल जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो मिलकर एक गठबंधन सरकार बना सकते हैं, राइट, यानी कि वो कोलिशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अब रूलिंग पार्टी तो है नहीं, अब क्योंकि वो तो उसने तो इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, तो जो अपोजिशन पार्टी है वो मिलकर जो है वो दूसरी विपक्ष दलों के साथ मिलकर जो है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट रूल भी रिकमेंड कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश जो है वो की जा सकती है उपराज्यपाल के द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, क्योंकि अभी चुनाव जो है वो होने वाले हैं बहुत ही जल्दी, तो इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो वहां के जो अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने अभी अपना इस्तीफा दे दिया, उनको ये भी कह सकते हैं कि आप कंटिन्यू रख सकते हो एज अ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पर जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। तो ये तीन कंडीशन तो ये हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है, तो इसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी आप लोग के लिए एक टास्क है, मैंने आपको ऑलरेडी प्रेसिडेंट रूल पढ़ाया हुआ है। सबसे पहली चीज तो इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इमरजेंसी प्रोविजन में कौन सी इमरजेंसी हमें देखने को मिलती है और उसका क्या क्या आर्टिकल है। अब मुझे स्टूडेंट डांटेंगे, बोलेंगे सर अभी तक इमरजेंसी प्रोविजन का आपने एक ही लक्ष्मीकांत का लेक्चर लेकर आया, दूसरा लेकर नहीं आओ। गाइज आई एम टेलिंग यू लिटरली, ये जो मैं आपके लिए कंटेंट क्रिएट करता हूँ ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है मतलब दूसरी चीजों को मैनेज करने में, बट मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी चीजें आपके लिए करूं। जैसे कि अभी जो है वो मैंने आप लोग के लिए कुछ चीजें जो है वो डिजाइन करके रखी हुई है, जैसे कि आपका वो 6 घंटे का शेड्यूल है और उसमें जो क्वेश्चंस वगैरह जो है वो भी तैयार किए जाना आपके लिए, कि जो मैंने आपको टारगेट्स दिए उन 6 घंटे में कवर करने के, उससे रिलेटेड आपका एक टेस्ट भी मैं कंडक्ट कराऊंगा जो कि सभी के लिए फ्री रहेगा, राइट। बट आप अगर सपोर्ट करते रहा करो कि मैं इस प्रकार के फ्री इनिशिएटिव आपके लिए लेता आता रहूं, राइट, क्योंकि देखो अल्टीमेटली मेरी जो जॉब है वो यही है, राइट। तो जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक मैं कंटिन्यू कैसे रह पाऊंगा, तो सपोर्ट थोड़ा किया करो। एक तो लाइक करने का बोलता हूँ, लाइक ही नहीं करते हो, पता नहीं क्या क्या हो जाता है आप लोग को, तो शायद मे भी इतने बिजी हो गए कि आप एक बटन जो है वो नहीं दबा पा रहे हो, क्योंकि मेरा फोकस रहता है गाइस आप लोग के लिए मैं बेस्ट टू बेस्ट चीजें लेकर आऊं, बट मैं कब तक चल पाऊंगा जब तक एक इनकम सोर्स की, देखो हर एक इंडिविजुअल को इनकम सोर्स की जरूरत होती ही है, राइट। और अगर आप चाह रहे हो कि मैं बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी आपको कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कराता रहूं और मुझे कहीं और लाइवलीहुड के लिए कहीं और ना देखना पड़े, राइट, कहीं और व्यवस्था ना करनी पड़े, तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो यार। और मेरी कोशिश तो हमेशा ये रहती है कि आपको बस दूं ही दूं मैं, जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके। तो आपके लिए भी अरेंजमेंट कर रहा हूं, जैसे कि अभी ये इनिशिएटिव लेकर आया, और भी कुछ लेकर आऊंगा। बाकी टेंशन नॉट, लक्ष्मीकांत की मैंने कहा है करने का तो मैं कर दूंगा, बट यार टाइम लगता है यार, क्योंकि जैसे ही मुझे देखो अब मुझे एक दिन बस मिलता है संडे का, उसमें फैमिलीज के कुछ काम वगैरह या कहीं जाना आना रहता है तो मैं चले जाता हूँ, क्योंकि पूरे आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरी जो नींद भी है ना वो भी अराउंड 5 या 6 घंटे की, 6 घंटे भी ज्यादा बोल दे रहा हूं मैं कभी कभी तो रात में, कभी कभी तो ऐसा पीरियड हो जाता है, अभी तो 4:30 बजे की क्लास हो गई तो स्टूडेंट मुझे उठाते हैं फोन करके, मैंने ही बोल के रखा है कि आप लोग मुझे फोन करके उठाइए कि जिससे कि मैं उठ जाऊं और आपकी क्लास ले लूं, क्योंकि आपकी जो फीस रखी है मैंने वो यही रखी है कि 4:30 बजे मुझे उठा देना, मतलब सॉरी 4 बजे उठा देना, जिससे कि 4:30 बजे मैं लाइव आपका स्टडी रूम जो है वो ओपन कर दूं, राइट। और बीच बीच में आपको हर 10 मिनट में मोटिवेशन देता रहूं, उस बीच में काफी कुछ काम जो है वो आप ही लोगों से रिलेटेड करता रहता हूँ, बट आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। कुछ मैं व्यवस्था उसकी भी कर रहा हूँ, राइट, आ जाएगा, टेंशन मत लो। बाकी अभी आप लोग का टास्क क्या है, आपको जो इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर प्रेसिडेंट रूल जो हमें देखने को मिलता है वो आपको कवर करके चलना है, राइट। तो ये वाली चीज है। और अब पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे, नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब ये बात हो रही है जॉल जेंस्मा जीन थेरेपी के बारे में। जॉल
गेंस्मा जीन थेरेपी, राइट। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो ये गेंस्मा जीन थेरेपी जो है ये एक वन टाइम इंजेक्शन है जो कि रिप्लेस कर रहा है डिफेक्टिव जीन को नॉर्मल जीन के साथ। यूएसए तो बहुत कमाल कर रहा है यार, मतलब कि जो बच्चे जब बर्थ लेते हैं, राइट, तो उनमें कोई इश्यू आ जाता है, जेनेटिक उनमें कुछ डिसऑर्डर होता है, तो ये एक प्रकार का ऐसा इंजेक्शन है जो कि न्यूबॉर्न बेबी को जब दिया जाएगा तब उस समय ये चीज बताई जा रही है कि जो बेबी के अंदर जो डिफेक्टिव जो जीन्स हैं वो नॉर्मल जीन्स के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। तो बहुत ही शानदार चीज है ये। इससे काफी सारी जो हम लोग को डिसेबिलिटीज डिसऑर्डर्स जो देखने को मिलते हैं वो सही किए जा सकते हैं। बहुत ही शानदार चीज है। और 2019 में यूएसए की एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने अप्रूव कर दी थी इस थेरेपी को कि बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम की है उनको ये थेरेपी दी जा सकती है। तो याद रखना इस थेरेपी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसके बारे में। अब बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट सेंटर एसडीसी फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए बताई जा रही है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर फायर सेफ्टी स्कीम की हमें देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में पिलखुवा उत्तर प्रदेश में हम लोग को देखने को मिलता है, वहां पर ये स्थित सेंटर हम लोग को नजर आ रहा है, राइट। और ये जो फैसिलिटी है ये क्रिएट की गई है दिल्ली के अंदर डीआरडीओ की जो लेबोरेटरी सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी हमें देखने को मिलती है, CFEES जो हमें देखने को मिलती है, तो उसके द्वारा ये क्रिएट की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। मेन पर्पस इसका क्या है? डेवलप करना ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेस को, यानी कि लोग जो है उनको लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना कि फायर सेफ्टी टेक्नोलॉजी और जो प्रोडक्ट्स फायर सेफ्टी से रिलेटेड देखने को मिलते हैं जिसका बेहतर तरीके से उपयोग करके लोगों की जान बचाई जा सकती है, वैल्यूड एसेट्स को बचाया जा सकता है, राइट। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग फैसिलिटी जो है वो या फिर स्किल प्रोवाइड कराने की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर ही। इसका ये सेंटर जो है वो स्टैब्लिश किया है। तो देखो नाम से ही हालांकि आपको समझ में आना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर। ये सेंटर क्या करेगा? स्किल डेवलपमेंट करेगा। कौन सी स्किल को डेवलप करेगा? फायर सेफ्टी ट्रेनिंग से रिलेटेड स्किल्स को डेवलप करेगा कि कहीं पर भी आग लग जाती है तो ये जो लोग बाग जो है यानी कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो आग बुझाने का काम करे बेटर तरीके से, राइट। और इंडिया में ये पहली इस प्रकार की स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल रही है। यहां पर सिमुलेशन सिस्टम भी सेटअप किया गया है। सिमुलेशन सिस्टम का मतलब आप समझते होंगे, ये एक ड्रिल टाइप का होता है जिसमें क्या होता है कि आग नहीं भी लगी होती है तो भी ऐसा माहौल पूरा बना दिया जाएगा कि आग लग गई है, और जिन भी यानी कि लोगों को ट्रेन किया जाएगा उनको इस प्रकार की अनरियलिस्टिक कंडीशन, यानी कि मतलब है तो वो सही में नहीं है, जानबूझ के किया गया है, यानी कि ऐसा माहौल ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया हुआ है, राइट, जानबूझ के, कि जिसमें कि वो प्रॉपर तरीके से वो ट्रेंड है कि नहीं आग बुझाने में, या इस प्रकार की जब इमरजेंसी आती है तो उसको टैकल करने में जो ह्यूमन रिसोर्स है, मैन पावर है, वो प्रॉपर ट्रेंड है कि नहीं, तो उसकी जांच की जाती है, जिससे कि कल को असली में कहीं पर इंसिडेंट होगा तो वो अगर यहां पर यानी कि ड्रिल के दौरान उन्होंने सिमुलेशन सिस्टम के अंदर बेटर तरीके से ट्रेनिंग हासिल की होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि वो रियलिस्टिक सिचुएशन को भी आराम से ईजिली जो है वो टैकल कर जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, राइट। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा अग्निशमन बल, डिफेंस फायर सर्विस पर्सनल और सशस्त्र बल आर्म फोर्सेस, तो इनके कौशल में वृद्धि करने यानी कि आर्म फोर्सेस के भी जो स्किल्स वगैरह जो है उनको बढ़ाने में भी ये सेंटर जो है वो काफी लाभकारी होगा। तो ना ही सिर्फ ये अलग से लोगों को आग बुझाने की या इमरजेंसी जो आग से रिलेटेड जब इमरजेंसी होती है तब उस दौरान ऑपरेट करने की ना ही सिर्फ लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी बल्कि आर्म फोर्सेस को भी यहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी हमारी। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। अब गाइस बात हो रही है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में। तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, नीचे से ऊपर जाकर ये अटैक करेगी, राइट, ये वाली मिसाइल। ये मिसाइल का काम क्या होगा? तो हमारी कंट्री के पास अगर कोई भी एरियल थ्रेट आ रहा है यानी कि हमारी कंट्री के ऊपर कोई भी हवाई खतरा हम लोग को देखने को मिल रहा है तो उसको बेअसर करने का ये काम करेगी ये मिसाइल, राइट। तो ये इसको हवा में ही जो है वो निपटा देगी, टारगेट करके उसको जो है वो निपटा देगी। और इसको इंडिया में ही डिजाइन किया है, डेवलप किया है डीआरडीओ के द्वारा, और ये इंडियन नेवी को पहुंचाया जा रहा है, राइट। और इसमें बताया जा रहा है कैनिस्टर बेस्ड स्टेट ऑफ आर्ट वेपन सिस्टम है जो कि 40 किलोमीटर की रेंज के टारगेट को जो है वो स्ट्राइक कर सकता है, यानी कि इसकी मारक क्षमता जो है वो लगभग 40 किलोमीटर की हम लोग को देखने को मिल रही है ऊपर, यानी कि नीचे से 40 किलोमीटर ऊपर जाकर ये एरियल थ्रेट्स को जो है वो निपटा सकता है और हमारी कंट्री को बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम करता है।
अब बात हो रही है नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के बारे में, तो इसको समझते हैं। तो देखिए, बताया जा रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा साइबर अटैक्स हुए थे पेंडेमिक के दौरान, और ना ही सिर्फ हमारी कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड हुए थे, क्योंकि हैकर्स को बहुत अच्छे से पता है कि लोग बाग जो है वो अपने घर पर बैठे हुए हैं, काम धंधा है नहीं, तो वो मोबाइल ही चलाएंगे, इंटरनेट का ही उपयोग करेंगे, और ऐसा हुआ भी था। इंटरनेट का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया था पेंडेमिक के दौरान, राइट। तो हुआ यह था कि रेलवेज पर भी काफी ज्यादा साइबर अटैक देखने को मिले थे। तो इसी चीज को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग की सहायता ली है अभी एट प्रेजेंट। ये मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है वो सेवाएं ले रहे हैं सीडेक की। किस चीज की सेवाएं ले रहे हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के जो ऑफिशियल जो हैं उनको एजुकेट किया जाएगा इंटरनेट एथिक्स के बारे में, साइबर हाइजीन के बारे में, बेस्ट प्रैक्टिसेस उनको बताई जाएगी कि कैसे वो आईटी इक्विपमेंट्स का उपयोग करें, इवन मोबाइल फोन्स का किस प्रकार से वो उपयोग करें जिससे कि वो हैक वगैरह से जो है वो बचे रहें, यानी उनको सिक्योरिटी मिल सके हैक से, राइट। तो बेसिकली एंटी हैक स्टडीज जो है वो प्रोवाइड कराने के ऊपर बेस्ड ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और सीडैक के बीच में ये डील हमें देखने को मिल रही है कि सीडैक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के ऑफिशियल्स को एजुकेट करेगी कि किस प्रकार से जो है वो साइबर थ्रेट से बचना है, और ये बेसिकली पार्ट है नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का। और इस चीज की आवश्यकता क्यों है? तो बताया जा रहा है कि केवल जनवरी 2019 में आईआरसीटीसी वेबसाइट तथा 3,440 जगहों से 10,394 पीआरएस टर्मिनल से 61 करोड़ यात्रियों द्वारा टिकट बुक किए गए थे, जिसमें 3,962.27 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। और 10 जनवरी 2019 को 9.38 लाख यात्रियों ने टिकट बुक किए थे, और इसके 9 दिन के बाद प्रति सेकंड, हर एक सेकंड 671 बुकिंग की गई थी, यानी कि ऑनलाइन बुकिंग जो है वो एकदम तेजी से बढ़ गई है। और इसके अलावा पेंडेमिक के कारण हमें देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर निर्भरता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ग्रेटर रिलायंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर ऑफिशियल्स वगैरह जब कामकाज करते हैं, आधिकारिक जो कामकाज हम लोग को देखने को मिलता है वो टोटली ऑनलाइन जो है वो ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है, और इसलिए आवश्यकता है कि सभी ऑफिशियल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और फॉलो करें एडिक्वेट प्रोसीजर को, कि उनको किस प्रकार से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को उपयोग करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए, इंश्योर करते हुए, प्रिवेसी को इंश्योर करते हुए, राइट, जिससे कि किसी भी प्रकार की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन या डेटा जो है वो लीक ना हो, या कोई भी क्रेडेंशियल्स वगैरह जो होते हैं वो लीक ना हो, इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल, जिसके कारण से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को भारी लॉस हो जाए या उनका सर्वर हैक हो जाए, ये कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए सीडैक के साथ जो है ये डील हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की देखने को मिली है। अब सीडैक क्या है तो इसके बारे में पहले भी पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, बट फिर भी समझ लो। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सीडैक, ये एक प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जो कि आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और उससे एसोसिएटेड एरियाज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। सीडैक का काम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना आईटी और एसोसिएटेड एरियाज में। और सीडैक को 1988 में सेटअप किया गया था, किस पर्पस के लिए? सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए, क्योंकि यूएसए ने हमें सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था, डिनाई कर दिया था कि वो सुपर कंप्यूटर हमें नहीं देगी। फिर उसके बाद से सीडैक जो है वो काम कर रही है, काफी समय से ये काम कर रही है सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर। इसने परम करके एक कंप्यूटर जो है वो बनाया था, राइट, 1GF 1988 का ये हमें देखने को मिला, परम कंप्यूटर 1988 में। तो 1988 में ही इसको एस्टैब्लिश करके सुपर कंप्यूटर जो है वो तैयार किया गया, राइट। तो ये कुछ फैक्ट है बेसिक से जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। सो गाइस, ये लास्ट टॉपिक था, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ पेड पैकेज आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 100 रुपीज पर मंथ की इसकी फीस है, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ, हैंडआउट, नोट्स और वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है रिवीजन पर्पस के लिए, और इतना ही नहीं, आपको मंथली मैगजीन भी दी जाती है, राइट। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ सैंपल वगैरह देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर सैंपल की लिंक भी है, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके मुझसे सैंपल मांग सकते हैं, या फिर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझसे मांग सकते हैं। फेसबुक पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे नंबर पर आप मुझे एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके जो भी आपको पूछना है पेड पैकेज से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। तो चलो अब अपन मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।